नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी पूरी BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंतर्गत आगे वाली क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। हमने गोहिल वंश चल रहा था, हमारे मेवाड़ के सिसोदिया, गोहिल और वगैरह ये वाला वंश चल रहा था अपना, जिसके अंतर्गत हमने राणा कुंभा तक पढ़ लिया था। उसके बाद जो आगे वाले शासक आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत जो आगे वाला शासक आता है उसका नाम क्या है, रायमल। तो हम रायमल के बारे में जानेंगे कि रायमल ने क्या क्या काम किया था। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, रायमल। इसका जो टाइम पीरियड था 1473 से लगाकर 1509 ईस्वी तक, इतने समय तक इसने क्या किया था, शासन किया था। अब देखो, रायमल ने एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार किया था। वर्तमान स्वरूप तैयार किया। अब मैंने इस मंदिर के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इस मंदिर के चारों परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था, तथा वर्तमान स्वरूप कौन प्रदान कर रहा है, रायमल के द्वारा इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया गया था। तीनों चीज़ें याद रखनी है क्योंकि इसका सवाल पहले पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे चर्चा करते हैं। इसकी एक रानी आती है, उस रानी का नाम है श्रृंगार कौरी, ठीक है ना। श्रृंगार कौरी ने घोसुंडी में एक अभिलेख लगाया, ठीक है ना, और उसी अभिलेख के पास बावड़ी बनी हुई है, वहाँ पर ये अभिलेख लगा हुआ है, इसलिए घोसुंडी का अभिलेख भी कहते हैं। तो इसकी रानी श्रृंगार कौरी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो इसकी रानी थी कौन सी, श्रृंगार कौर, ठीक है ना। इसने घोसुंडी में किसका, बावड़ी का निर्माण करवाया। घोसुंडी आपके चित्तौड़ में पड़ता है और इसी किनारे आपको मिलता है एक अभिलेख जिसका नाम है घोसुंडी अभिलेख। थोड़ी सी उसकी भी हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अच्छा सवाल बनेगा घोसुंडी अभिलेख का, तो अपन थोड़ी सी उसकी भी चर्चा करते हैं। घोसुंडी अभिलेख, देखो ये जो अभिलेख है ना, ये अब कैसे, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़। ये भागवत धर्म की जानकारी देता है। कौन से धर्म की, भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। प्राचीनतम लेख है, ऐसा कहा जाता है। ये दूसरी शताब्दी का है। कौन सी, दूसरी शताब्दी का। और ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था, उस राजा का नाम आता है गजवंश का राजा सर्वलात ने। देखिए ठीक है, सबसे प्राचीन लेख जिसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है हमें, भागवत धर्म की। और इसके अनुसार गज वंश के शासक सर्वलात ने, क्या नाम था, सर्वलात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है ना। तो अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी है हमें वो कौन से अभिलेख से मिलती है, घोसुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है, घोसुंडी के अंदर स्थित है। और जो रायमल की पत्नी थी श्रृंगार कौरी, जिसने क्या बनाई थी, घोसुंडी के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात आती है। और इस अभिलेख के अंदर हमें भागवत धर्म की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि हमें सबसे प्राचीन भागवत धर्म की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो घोसुंडी अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये चीज़ें आपने लिख ली होगी। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करते हैं कि इसके जो पुत्र कौन कौन से थे रायमल के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो,
रायमल का एक सबसे बड़ा बेटा था, एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। एक का नाम था सांगा, एक का नाम क्या था? सांगा। अब देखो होता क्या है, और एक बेटा और आता है जिसका नाम था जयमल। तो पृथ्वीराज, सांगा और जयमल। अब होता क्या है कि तीनों के बीच में संघर्ष छिड़ता है कि पृथ्वीराज कहता है राजा मैं बनूंगा, जयमल कहता है मैं बनूंगा, और सांगा तो बेचारा चुपचाप बैठ रहता है, ये वह कुछ नहीं बोलता है। ठीक है ना? पानी पी लो। ठीक है ना? पृथ्वीराज तो कहता है हमारा पृथ्वीराज बहुत ही खतरनाक शासक था, ऐसा कहा जाता है, इसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज को क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। इसने तारा नाम की एक लड़की से शादी की थी, इसीलिए अजमेर दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तारागढ़। ठीक है ना? तो इसने अजमेर दुर्ग का नाम बदल के क्या किया? अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा। अजमेर को क्या किस नाम से पुकारा इसने? तारागढ़ के नाम से पुकारा। किसने? पृथ्वीराज। ये कहता है कि सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है ना? सांगा चला गया था करमचंद पवार के पास। कहाँ चला गया था? अजमेर का एक शासक था जिसके पास ये चला गया था। तो अजमेर के करमचंद पवार के पास चला गया, करमचंद पवार के पास चला गया। चला गया था। कहाँ चला गया था? आपके राणा सांगा। जयमल ये भी क्या था? आपके रायमल का पुत्र। इसकी ज़्यादा जानकारी। अब देखो एक कहानी सुनना। होता क्या है कि तीनों पुत्र होते हैं, तीनों में से ये एक ब्राह्मण को पूछते हैं कि बाबूजी राजा कौन बने तीनों में? ब्राह्मण कहता है कि यार सीधी सी बात है, जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। यार ब्राह्मण जी, यार बाबूजी आप थोड़ी सी ये जन्म पत्रिका है वो देख के बता दो। जन्म पत्री देखते बोलते ही नहीं। राजा तो कौन बनेगा? सांगा बनेगा। अरे यार कि ये सबसे छोटा है, ये कैसे बनेगा? कि बनेगा तो यही बनेगा। अच्छा, ब्राह्मण को छोड़ा कि अपन चलते हैं दूसरे एक देवी के पास, वो बड़ी शक्तिशाली और वो कहती है वो कभी झूठ होता ही नहीं है। गए उसके पास, देवी से पूछा राजा कौन बनेगा? देवी फट से कह दिया सांगा बनेगा। अब हुआ क्या कि भाइयों के बीच में क्या झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज को पता चला कि सांगा बनेगा। तो पृथ्वीराज ने क्या किया? सांगा के ऊपर क्या कर दिया? वार। ऐसे कहा जाता है उस वार के समय सांगा क्या कट गई? अंगुली कट गई थी। ठीक है ना? अंगुली कट गई। अब सांगा भागा कहाँ पर? अजमेर के करमचंद पवार के पास चला गया शरण ले। ठीक है ना? कुछ समय बीता। जैसे ही आपके रायमल की मृत्यु होती है उसके बाद पृथ्वीराज भी सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। जयमल है उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर आपके राजा कौन बन जाता है? सांगा बन जाता है। तो अब नया राजा कौन बनेगा? आपके सांगा। उसकी हम चर्चा करेंगे। आई बात समझ में पृथ्वीराज की और उसकी और इसकी छतरी। मैंने आपको जो कुमलगढ़ का दुर्ग बताया था ना आपके कुंभा के बारे में, तो मैंने बताया कि 16 खंभों की जो छतरी है, 12 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? कुमलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत बनी हुई है। ठीक है ना? इसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो कुमलगढ़ का दुर्ग था उसकी दीवार थी, उसके ऊपर अपने घोड़े दौड़ाया करता था। अब अपन बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन राणा सांगा। ये आपके थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बारे में अपन को अच्छे से जानना है। तो राणा सांगा जब शासक बना था 1509 ईस्वी के अंदर, 1509 से 1528 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। ठीक है ना? 1509 से 1528 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। अब भाई साहब ये शासन करेगा कैसे? ऐसा कहा जाता है कि भाइयों से युद्ध के समय यह बचकर अजमेर के करमचंद पवार के पास चला गया था। पवार के पास
ठीक है ना, करमचंद पवार जी थे, उन्होंने क्या किया, जो आपके राणा सांगा की क्या की थी, मदद की थी। ठीक है ना। अब जैसे ही ये भागकर वहाँ चला गया और रायमल की मृत्यु हुई, लिख सकते हैं कि रायमल की मृत्यु के बाद, रायमल मृत्यु के बाद उसका दूसरा कोई पुत्र जीवित नहीं था, दूसरा कोई पुत्र जीवित नहीं था। इस कारण सांगा को राजा बनाया गया। ऐसे कहते हैं कि सांगा की अंगुलियां कटी हुई, एक आंख से काना था, तो सांगा ने कहा कि यार भाई साहब मैं कैसे राजा बनूंगा, कि आप तो बस बन जाओ, बाकी अपन संभाल लेंगे। तो भी सांगा को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। अब इसके सामने प्रमुख चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। उस समय दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध लड़ेगा, उन युद्धों के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक तो का दिल्ली का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के साथ उसके 2 युद्ध होंगे, एक तो होगा आपके खतौली का और एक होगा बांडी का। ठीक है ना। तो अपन पहला युद्ध कर लेते हैं, खतौली और दूसरा है बांडी। ठीक है ना, के बी करके याद रख लेना, के बी। ठीक है ना। खतौली और बांडी दोनों युद्ध के अंदर कुंभा द्वारा इब्राहिम लोदी को भयंकर तरीके से पटक के हराया जाता है। ठीक है ना। तो सवाल आ सकते हैं आपके, कुंभा के द्वारा किस दिल्ली सल्तनत के शासक को हराया गया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया गया था। कब हराया था, तो आपके खतौली का होता है 1517 के अंदर, बांडी का युद्ध होता है 1518 के अंदर। ठीक है ना। 1517 और 1518 दोनों युद्ध में कौन विजय रहता है, कुंभा की विजय, कुंभा की विजय। ठीक है, यहाँ पर भी कुंभा की विजय, दोनों युद्ध के अंदर कुंभा की क्या होती है, विजय होती है। अब कुंभा पहले युद्ध दिया, दिल्ली सल्तनत के शासक को हराया, तो सीधी सी बात है नाम तो होगा ही भाई साहब का, नाम चल रहा था कुंभा का पूरा, सब राजा कुंभा को मानते थे। अब कुंभा का दूसरा जो युद्ध होगा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ये आपने उतार लिया होगा। दिल्ली सल्तनत के शासक को हराना बड़ी बात थी उस समय। ठीक है ना। तो कुंभा ने महमूद जो इब्राहिम लोदी था उसको हरा दिया। अब देखो गागरोन, इसका युद्ध हुआ एक का घाघरोन। ठीक है, गागरोन का युद्ध। ऐसा कहा जाता है कि जो घाघरोन था ना, उसके ऊपर आपके मोहम्मद खिलजी ने क्या कर दिया था, अधिकार स्थापित कर दिया गया था। तो घाघरोन का युद्ध, घाघरोन पर महमूद खिलजी ने अधिकार स्थापित कर दिया था, अधिकार स्थापित कर दिया था। अधिकार स्थापित कर दिया। कुंभा को आया गुस्सा, भाई साहब ऐसे कैसे गागरों को दे दिया, गागरों अपनी सीमा है। तो कुंभा ने काम क्या करेंगे, आक्रमण। तो 1519 के अंदर क्या किया, आक्रमण किया। कब, 1519 ईस्वी में आक्रमण किया। वह जीत हासिल की वह गागरोन का प्रशासक ठीक है ना, घाघरों का प्रसार किसे बनाया, जो आपके आता है उसका नाम आता है आपके मेदिनी राय को। ठीक है ना। तो कुंभा किसको हराता है, मोहम्मद खिलजी को भी हरा देता है।
ऐसा कहा जाता है तीनों युद्ध के अंदर सांगा की विजय हुई और उसके बाद हरिदास जी चारण थे, उन्होंने जो गागरोन का युद्ध हुआ था उसके अंदर महमूद खिलजी था, उसको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। ये महमूद खिलजी सेकंड है और जो आपने उस समय बात की थी वो क्या था, फर्स्ट था। तो हरिदास चारण ने, क्या नाम था, हरिदास चारण। हरिदास चारण ने मोहम्मद खिलजी सेकंड को पकड़ लिया। अब भाई साहब सीधी सी बात है, आप किसी को पकड़ोगे युद्ध के अंदर और दुश्मन सेना के राजा को, तो राजा तो खुश होगा। ऐसा कहा जाता है हरिदास सांगला को क्या दिए गए थे, हरिदास जी जो चारण थे उनको क्या दिए गए थे, 12 गांव भेंट किए गए थे, पकड़ लिया था। इस कारण इनको 12 गांव दिए गए। कितने गांव दिए गए, 12 गांव दिए गए। भाई साहब किसके लिए दिए गए, फ्री में नहीं दिए गए, इसने मेहनत की इसलिए 12 गांव क्या दिए गए, भेंट में दिए गए, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करेंगे। हरिदास जी को कितने गांव मिले, 12 गांव मिले, ठीक है ना। फिर सांगा ने क्या कहा, सांगा ने ईडर के भारमल व मुजफ्फर शाह को हराया, ठीक है ना। सांगा ने, ये भी लिख सकते हैं कि सांगा ने ईडर के भारमल व, ठीक है ना, भारमल था, ईडर का कौन था, भारमल और मुजफ्फर शाह, भारमल व मुजफ्फर शाह को हराया, मुजफ्फर शाह को हराया, ठीक है। और देखो क्या क्या करता है कुंभा, ये सांगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ईडर पड़ता है आपके गुजरात के अंदर, कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर, ठीक है ना। और इसने ईडर के जो शासक थे दोनों, किसको, मुजफ्फर शाह और ये जो आता है आपके भारमल, इन दोनों को क्या करता है, हरा देता है। फिर इसके सामने एक भयंकर युद्ध आएगा, बयाना का युद्ध, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन नेक्स्ट युद्ध पढ़ेंगे, वो कौन सा है, बयाने का युद्ध, ठीक है ना। कि बयाना के युद्ध के अंदर कुंभा की ये सांगा की किस प्रकार से विजय हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं हेडिंग डालूंगा आपके बयाना, ठीक है ना। बयाना कहाँ पड़ता है, आपके भरतपुर में, बयाना पड़ता है आपके भरतपुर में। ये युद्ध होगा आपके 1527, फरवरी 1527, ठीक है ना। और 15 मार्च 1527 के अंदर एक और भयंकर युद्ध होगा, जिसके अंदर सांगा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। देखो हुआ क्या कि बयाना जो किला था, उस किला का जो प्रशासक बनाया गया था आपके, इसको मेहंदी ख्वाजा के पास था। किसके पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास। तो बयाना का प्रशासक मेहंदी ख्वाजा के पास था। किसके पास था, मेहंदी ख्वाजा, ठीक है ना। मेहंदी ख्वाजा के पास क्या था, बयाना का क्या था, प्रशासक था, ठीक है, मतलब प्रशासन उसके पास था। बाबर का सेनापति जो मिर्जा सुल्तान था ना, उसने क्या किया था, यहाँ पर अधिकार स्थापित कर दिया गया था, ठीक है ना। का सेनापति सुल्तान मिर्जा ने अधिकार किया। सीधी सी बात है, आप किसी दुश्मन की जगह पर अधिकार करेंगे तो युद्ध तो निश्चित होगा। तो बाबर का जो सेनापति था सुल्तान मिर्जा ने, उसने क्या कर दिया था, बयाना पर अधिकार स्थापित कर दिया था। जो बयाना पड़ता है आपके भरतपुर के अंदर पड़ता है, और ये जो सीमा हुआ करती थी वो किसकी हुआ करती थी, सांगा की सीमा हुआ करती थी। अब हुआ क्या,
इस युद्ध में जीत तो किसकी होती है? आपके सांगा की। सांगा की क्या होती है? विजय होती है। अब सांगा को पता चल गया कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं, हमको आगे आक्रमण करना पड़ेगा। सांगा की सेना जैसे इनको हराती है तो सुल्तान मिर्ज़ा वगैरह यहाँ से भागकर कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली। और एक नए युद्ध की शुरुआत होगी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। खानवा का युद्ध। मार्च 1527। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सवाल, मतलब इनकी डेटें भी तक पूछ ली जाती है। अब हुआ क्या कि जो खानवा युद्ध हुआ था उस समय जो सेनाएं वगैरह हुई थी, जब सांगा इस युद्ध के अंदर जीत जाता है तो सांगा 1 महीने का क्या कर लेता है? रेस्ट कर लेता है कि कहीं है भाई साहब, आराम हो, जीत जाऊँ, कहीं टेंशन की बात है को नहीं। और सांगा के पास सेना थी भयंकर, इतनी खतरनाक सेना थी कि उसके सामने बाबर की सेना तो 10% भी नहीं थी। इतनी जो सेना थी वो किसकी थी? आपके सांगा की थी। सांगा को पूरा भरोसा था कि हम युद्ध के अंदर जीत जाएंगे। हुआ क्या, अब यहाँ से जो सैनिक हार के गए थे ना बयाना युद्ध के अंदर, वो दिल्ली पहुँचते ही सभी सैनिकों को बताएं कि यार क्या भयंकर तरीके से पटक के मारा है हमको, तो बस निठा नीट वाक्या नहीं कि छुड़ा छुड़ून आया, हाँ जी जाना मारो। तो बाकी सेना भी डरने लगी, भाई साहब इतनी बड़ी सेना है, हम तो गिनती के नहीं है 5-6 हज़ार ही, तो हमारी तो हालत ख़राब कर देंगे। सब लोगों ने कहते नहीं, अपन तो युद्ध नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम किसकी हो गई? बाबर की। बाबर के यार युद्ध नहीं करेंगे तो ऐसे हार जाएंगे, और हार गए तो अपना तो बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, यहाँ से अपन को वापस यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब क्या करें? तो बाबर ने अपनी सेना को बुलाया कि क्या युद्ध नहीं करोगे तुम? कि नहीं, उनकी सेना इतनी भयंकर, हम तो युद्ध नहीं करें। बाबर ने क्या, हम युद्ध करेंगे, उनको एक एक काफिर को मारेंगे। अरे अपन जिंदा रहेंगे तो मारेंगे ना। सैनिक में सीधे यही कहा बाबर से कि भाई साहब खुद तो जिंदा रहे तो दूसरों को मारेंगे, उनकी सेना देखो लाखों में और अपन नहीं 1000-1500 ही। कि अरे यार ये युद्ध मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, अपने मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, तो तुम लोग मेरा क्या दीजिए? साथ दीजिए। इनका भाई साहब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किसका साथ देंगे? फिर बाबर समझाता है कि यार पैसे ही पैसे दे दूंगा। बाबर ने कहा अरे जिंदा ही नहीं रहेंगे भाई तो पैसे से करेंगे क्या? अब बाबर करे तो क्या है? बाबर ने कहा कि यार देखो मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा। सेना के वापस बोलना तो एक बार दारू नहीं पिएगा? झूठ बोलता है, रोजाना पैक बना के पीता है। अरे मैं कसम से बोल रहा हूँ नहीं पीऊँगा। बाबर ने कहा कि मैं दारू वगैरह कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सारे के सारे दारू के बर्तन वगैरह तुड़वा दी। अब सेनान का यार आदमी के पीछे जाए तो भी मरे, नहीं जाए तो भी मरे। उनका ठीक है यार तेरी बात मान लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है बाबर ने इनसे जो कर लगाया करता था तम का कर, वो तम का कर भी इनसे हटा दिया था। तो बाबर ने, अपन लिखते हैं इसके अंदर, बाबर ने अपनी सेना को बड़ी मुश्किल से तैयार किया, मुश्किल से तैयार किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपनी सेना के सामने शराब न पीने की शपथ ली, अपनी सेना पर से तम का कर हटा दिया, ठीक है ना। कौन सा कर हटा दिया? तम का कर हटा दिया, ठीक है ना। अब सेना कहा कि ठीक है यार भाई साहब अब लड़ लेंगे, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब युद्ध होगा उससे पहले सांगा अलग अलग लोगों को बुलाएगा, जिसे अपनी मारवाड़ी में भाषा में कहते हैं पाथी परवण।
कि पाथी मांगना। युद्ध में जाते समय सब राजाओं को क्या लिखा, एक लेटर लिखता है और सब राजाओं को बोलता है कि जो जो इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं वो आ जाइए। ठीक है ना, कौन कौन से आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो खानवा युद्ध, ठीक है ना, मार्च 1527 सांगा द्वारा सभी राजाओं को पत्र लिखा गया युद्ध में भाग लेने हेतु ठीक है। अब किन किन को लिखा गया उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है आमेर। क्या आता है? आमेर। उसके बाद आमेर का जो शासक था उसका नाम था आपके पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। ठीक है ना। मारवाड़ का जो राजा था वो तो था राव गंगा। ठीक है, लेकिन उसके भाग किसने लिया? पुत्र मालदेव ने उसके अंदर भाग लिया, मालदेव। ठीक है, उसके बाद आमेर हो गया, मारवाड़ हो गया, बीकानेर आता है, मेड़ता आता है, बीकानेर से आपके आता है कल्याणमल। ठीक है ना, बीकानेर से कौन? कल्याणमल। ठीक है ना, इसका जो पिता होता है उसका नाम है राव जेतसी। मेड़ता से आता है बिरमदेव। कौन आता है? मेड़ता से बिरमदेव। ठीक है, जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब आपको मालदेव और बिरमदेव के बीच में लड़ाई हुई थी उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है ना। और फिर सिरोही से आता है आपके अखेराज। कौन आता है? अखेराज ही आते हैं। ठीक है ना, कि अखेराज आता है कहाँ से? आपके सिरोही के अंतर्गत से आता है। तो हम लिख सकते हैं सिरोही से। सिरोही से कौन था? अखेराज। और कहाँ के थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। चंदेरी का मेदिनी राय। और ईडर का था आपके भारमल। ईडर का कौन था? आपके भारमल। मैंने अभी बताया था ईडर के युद्ध के अंदर भारमल और मुजफ्फर कुंभा के द्वारा सांगा के द्वारा क्या किया जाता है? हराया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका वागड़ का था उदय सिंह। क्या था? वागड़ का उदय सिंह। ठीक है ना, ये सारे लिख लिया होगा आपने, ऊपर से मिटा देता हूँ, और बहुत सारे थे। ठीक है ना। देवलिया का था बाघ सिंह। यहाँ लिख लेता हूँ। देवलिया कहाँ पड़ता है? आपके प्रतापगढ़। कौन था? बाघ सिंह। और अपन चर्चा करें कि देवलिया का कौन था? आपके बाघ सिंह था। और सादड़ी का था झाला अज्जा। ठीक है ना। सलुम्बर का क्या था? रतन सिंह चुंडावत। तो सादड़ी का झाला अज्जा। सादड़ी का कौन था? झाला अज्जा। सलुम्बर का था रतन सिंह चुंडावत। ये जो प्रमुख राजा थे ना वो कुंभा के साथ आए थे। मेवात जो अलवर है, अलवर का था हसन खां मेवाती। ये ध्यान रखना भाई साहब, ये आ जाए अलवर। मेवात लिख सकता हूँ मैं। मेवात कौन था यहाँ का? हसन खान मेवाती। ठीक है ना। ये किसके साथ? आपके कुंभा के साथ युद्ध लड़ने के लिए आया था। ठीक है ना। मोहम्मद लोदी जो इब्राहिम लोदी का क्या था? भाई था, वो भी इस युद्ध के अंदर शामिल होता है। तो ये भी लिख सकता हूँ। 13वां और आता है कौन? महमूद लोदी। कौन था भाई साहब? ये इब्राहिम लोदी का क्या था? भाई था। ठीक है ना। इन सारे लोगों ने किसके अंदर? खानवा के युद्ध के अंदर भाग लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध के अंदर किसकी हार हो जाती है? आपके राणा सांगा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है ना। अब आगे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आपने उतार लिया होगा।
ठीक है ना। अब आगे आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बना युद्ध होता है, युद्ध में सांगा घायल हो जाता है, तो सांगा के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा ने किया था। किसने किया था? झाला अज्जा ने किया था। ठीक है ना। झाला अज्जा ने कहा भाई साहब मैं इस युद्ध का क्या करूंगा? नेतृत्व करूंगा। सांगा जैसे ही घायल हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया? झाला अज्जा ने किया था। ठीक है। और बाबर ये युद्ध जीत गया। बाबर की विजय हुई वह गाजी की उपाधि धारण की। क्या भाई साहब मैं तो क्या हूँ? गाजी हूँ। क्या हूँ? गाजी। ठीक है ना, काफिरों को मारने वाला। ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जब सांगा घायल हो गया था तो बसवा दोसा के अंदर इसका क्या किया गया? उपचार किया गया था। और इरिची एमपी के अंदर जगह आती है, वहाँ पर सांगा को क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था। और कालपी में सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर क्या है? सांगा की छतरी बनी हुई है। तो ये भी चीज़ अपन थोड़ी सी लिख लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि बसवा, इर्ची, ठीक है ना, एक आता है मांडलगढ़ आपके पड़ता है भीलवाड़ा, इर्ची पड़ता है एमपी, बसवा साइड तक पड़ता है आपके दौसा में। ठीक है ना। एक जगह और आती है, उसका नाम था आपके कालपी पड़ता है यूपी में। सांगा का इलाज, पहला तो क्या इलाज किया, और फिर क्या इर्ची के अंदर सांगा को जहर, फिर कालपी के अंदर सांगा की मृत्यु, और मांडलगढ़ के अंदर छतरी। ठीक है ना। ये सांगा की प्रमुख बातें आपके आती हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है कि खानवा युद्ध के बारे में बाद में क्या घटनाएं हुई कि खानवा युद्ध के बाद में क्या हुआ कि सांगा तथा बाबर में राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा अधिक थी कि वो चाहता था कि मैं इस जगह पे कब्जा कर लूँ, वो चाहता था मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूँ। इसके वजह से युद्ध जरूरी हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि सांगा ने दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अपनी अधिकार स्थापित कर दिया था। इसके कारण भी ये युद्ध हो गया। अब अपन सांगा की प्रमुख थोड़ी सी उपाधियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सांगा की प्रमुख उपाधियाँ, इसे हिंदू पंथ क्या कहा जाता है? हिंदू पंथ कि मतलब हिंदू थे ना, हिंदुओं की रक्षा करने वाला। और इसे कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। क्या कहा जाता था? सैनिकों का भग्नावेश। ये जो इसकी उपाधि दी थी जेम्स टॉड ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स टॉड ने। और ऐसा कहा जाता है खानवा युद्ध के अंदर कुंभा कुल 84 गाँव लगे थे। 84-80 के आसपास जो गाँव आते हैं। ठीक है ना। 80 गाँव लगे थे। ठीक है ना। सांगा के जो दरबार था वहाँ पर आपके 7 तो राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार रहा करते थे। तो लिख सकते हैं कि सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 क्या थे? सरदार। ठीक है ना। ये क्या थे? आपके सांगा के दरबार में थे। अब सांगा का जो पुत्र आता है, थोड़ी सी उसके बारे में बात बता देता हूँ आपको। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नई क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। सांगा का एक पुत्र था भोजराज। क्या था? भोजराज। और भोजराज की जो शादी हुई थी वो हुई थी आपके से बड़ा पुत्र था। क्या था? बड़ा पुत्र। ठीक है ना। हुआ क्या? खानवा युद्ध में मारा गया। कौन से युद्ध में? खानवा युद्ध में मारा गया था। इसकी शादी हुई थी मीराबाई के साथ।
मीराबाई के साथ विवाह हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और पुत्र आता है जिसका नाम आता है आपके रतन सिंह। ये सवाल आपके पूछा गया था, सीरियल वाइज पूछा गया था, ठीक है ना। इसका नाम क्या था? रतन सिंह। तो भोजराज की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो शासक बना, कौन बना? सांगा का जो बेटा था रतन सिंह, वो शासक बनेगा, ठीक है ना। और बूंदी के सूरजमल से लड़ता हुआ मारा गया। तो बूंदी के सूरजमल से लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है ना। सांगा की मृत्यु के बाद शासक बना, सांगा की मृत्यु के बाद शासक बना था। ठीक है ना। ये जो नोट्स लिखे हैं आपको इतने बहुत सारे पर्याप्त हैं आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और बेटा आएगा उसका, विक्रमादित्य, वो और शासक बनेगा, ठीक है ना। उसकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार। थैंक यू सो मच।